नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली है, जहां भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार बनी, लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी की पार्टी जश्न नहीं मना रही है। दिल्ली में एनडीए के नेता पार्टी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2025 में बिहार का चुनाव, 2026 में बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, 27 में यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों के चुनाव। मोदी ने 2029 तक की तैयारी शुरू कर दी है। ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि अभी तो दिल्ली जीती ही है। आज ही दोपहर 12:30 बजे शपथ हुई है और मोदी ने दोपहर 3 बजे से भविष्य के चुनावों की तैयारी क्यों शुरू कर दी? नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को, एनडीए को क्यों कह दिया कि अगले इलेक्शन में लग जाओ? ऐसी भला क्या जल्दी है? दरअसल इसके लिए आपको दिल्ली नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात सुननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा खुलासा किया, सनसनीखेज बात कही। ट्रंप ने कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए अमेरिका से पैसा आया था, यानी विदेशी ताकतें मोदी को हटाने में लगी हुई थी। वो तो मोदी का अपना क्रेज ऐसा है और मोदी पर जनता का ऐसा आशीर्वाद है कि विदेशी ताकतों की कोशिश के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मतलब विदेशी ताकतें एक बार फिर कोशिश करेंगी मोदी को हटाने की, मोदी को हराने की, भारत के प्रधानमंत्री को बदलने की एक बार फिर कोशिश होगी और मोदी को इस बात का अंदाजा है। इसलिए नरेंद्र मोदी अब अपनी सेना को और विशाल कर रहे हैं। तो ये चक्रव्यूह कैसा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार कैसी तैयारी की है, आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रंटलाइन टीम रिलीज कर दी है। मोदी की सेना बहुत लंबी, बहुत पावरफुल हो गई है। मोदी की इस विशाल सेना में उत्तर के सिपाही हैं, दक्षिण के सिपाही हैं, पूरब के सिपाही हैं, पश्चिम के सिपाही हैं। सवाल है, नरेंद्र मोदी ने ऐसी विशाल सेना क्यों बनाई है? यह नरेंद्र मोदी की नई युद्ध नीति है। प्रधानमंत्री अब इसी ब्रिगेड के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। फरवरी 2025 में ही 2029 के लिए बैटल रेडी हो जाना चाहते हैं। मोदी ने 2029 वाले बैटल के लिए दिल्ली में एक यंग टीम चुनी है, लेकिन दिल्ली से मोदी ने पूरे देश के लिए बहुत बड़ी, बहुत विशाल मैसेजिंग दे दी है। मोदी के इस देशव्यापी मैसेज को सबसे पहले एक तस्वीर से डिकोड करते हैं। देख लीजिए, एनडीए के पावर शो को दर्शाती इस तस्वीर में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। इसमें बिहार की 40 सीटें हैं, हरियाणा की 10, महाराष्ट्र की 48, यूपी की 80, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11, त्रिपुरा की 2, गोवा की 2, दिल्ली की 7, मध्य प्रदेश की 29, आंध्र प्रदेश की 25, ओडिशा की 21, उत्तराखंड की 5, गुजरात की 26, अरुणाचल की 2, असम की 14, नागालैंड की 1, मिजोरम की 1, मणिपुर की 2 और मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं। इन सभी राज्यों में इस वक्त अकेले बीजेपी की 186 सीटें हैं। लेकिन 20 फरवरी 2025 को दिल्ली में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन को अगर इन सभी राज्यों की टोटल लोकसभा सीटों के नंबर के लिहाज से देखा जाए तो आंकड़ा हो जाता है 353। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की टोटल सीटें भी 353 ही थी। यानी नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में ही नेशनल लेवल पर अपनी मजबूत और एनर्जेटिक टीम खड़ी कर दी है और इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है। दिल्ली में मोदी ने अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ने वाली फ्रंट लाइन टीम को गो अहेड दे दिया है। दिल्ली 2025 से मोदी ने 2029 वाला टास्क एक्टिवेट कर दिया है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा दी सौं चुकदा हां। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं।
27 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही हिंदुस्तान का सियासी नक्शा भगवामय हो चुका है। यह मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है, मोदी की टीम की वजह से मुमकिन हुआ है। 2025 में दिल्ली की सरकार बनाने के साथ ही देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में या तो बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार हो गई। अकेले बीजेपी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी देश के 14 राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है। बाकी बचे 7 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। रही बात कांग्रेस की तो वो 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। टीएमसी बंगाल तक ही सीमित है, लेफ्ट केरल में और डीएमके तमिलनाडु तक ही सीमित है। आम आदमी पार्टी अब पंजाब की पार्टी रह गई है, जेएमएम झारखंड में ही एक्टिव है और मोदी अब इस नक्शे पर भगवा की छाप और मजबूत करने वाले हैं। पूर्ण रूप से जो जनता की इच्छा और अपेक्षा है आने वाले समय में वो पूरी हो। दिल्ली की जीत देश की जीत है, देश की भावनाओं का प्रकटीकरण है। प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है। ये एक उस टीम में हमें मौका मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को विकसित करने के लिए जो सपना है उसको साकार करना और उस टीम में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। दिल्ली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये विकसित दिल्ली बनेगी, विकसित भारत के साथ जुड़ेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा, दिल्ली भी गति से आगे बढ़ेगा। न्यू एरा स्टार्टेड इन दिल्ली, एक्सीलेंट डेवलपमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस। मोदी जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। दिल्ली मतलब दिल, पहले दिल से दिल्ली बना, हम लोग सब जानते हैं और पूरा देश का दिल यहाँ पर जीत लिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। जिस तरह एक प्रदेश उसके बाद दूसरा प्रदेश, एक प्रदेश जिस तरह जीत हासिल कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने काम किया है, काम के आधार पर गरीब के लिए, युवक के लिए, यूथ के लिए, महिला के लिए, कृषक के लिए जिस तरह काम किए हैं, डेवलपमेंट के बिना और कुछ नहीं सोचते हैं और देश का सुरक्षा के लिए भी उन्होंने जिस तरह काम किया है, मैं समझता हूँ दिल्ली जीत हासिल होने के कारण हम लोगों को बहुत ही बल मिलेगा। मुझे लगता है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो दिल्ली आपदा की सरकार जो थी वो हटाई है और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आ गई है। It's not just about NDA strengthening, it is about strengthening the nation through NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And it is Delhi's success is a very historical success, historical achievement after 27 years. NDA की बड़ी बैठक है और पूरे देश में इस बात का मैं कह सकता हूँ एक लहर चल रही है। जितने भी चुनाव हुए हैं विगत दिनों में, सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल की है। मोदी को हटाने का सपना देखने वाले सारे दुश्मन अब बहुत कमजोर हो गए हैं। मोदी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं और प्रधानमंत्री ने अब एक ऐसी पावरफुल टीम बना दी है जो 2025 के आगे जितने भी चुनाव आएंगे उसमें पूरे दमखम के साथ उतरेगी। पहली कतार में खड़े एनडीए के तमाम बड़े चेहरों से मोदी का यह इंटरेक्शन, पीछे की कतार में खड़ी बीजेपी की विनिंग टीम से मोदी का यह इंटरेक्शन इस बात की ओर इशारा दे रहा है कि अब नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ सियासी युद्ध लड़ने वाले हैं। और इसकी शुरुआत 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की शपथ के साथ शुरू हो गई है। मोदी की तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं। 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ और 1:30 बजते बजते एनडीए के नेताओं से मिलने पहुंच गए, लंच पर चर्चा करने पहुंच गए और वहां से नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया। मोदी का यह मैसेज पूरे एनडीए को था, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया कि अब बिहार, बंगाल और यूपी भी जीतेंगे, फुल फोर्स के साथ सियासी फाइट में उतरेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी एनडीए के गठबंधन के दलों के नेताओं के साथ बैठना हुआ और सबने माननीय प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र दिल्ली जीत पर बधाई दी, दिल्ली जीत पर विशेष बधाई दी और साथ ही आने वाले 1.5 साल के सभी चुनाव, वो बिहार के हो,
बंगाल के हो, आगे आने वाले सभी चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगी, ये सबने मिलकर तय किया और प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले सभी चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी की फ्रंट लाइन में 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी के सीएम योगी सबसे मजबूत टीम प्लेयर हैं। 48 सीट वाले महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मोदी के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम प्लेयर हैं। अभी नरेंद्र मोदी को 2026 में बंगाल लड़ना है। इस वक्त देश में इकलौती ममता बनर्जी हैं जो कुछ हद तक मोदी को रोक पाई हैं, लेकिन दिल्ली की जीत में मोदी को बंगाल फतेह का रास्ता दिख गया है और मोदी ने ममता को उनके युद्ध क्षेत्र में हराने के लिए अपने बंगाल टाइगर को अभी से मैसेज भेजवा दिया है। और मोदी के उस बंगाल टाइगर यानी शुभेंदु अधिकारी ने कैमरे पर प्रॉमिस कर दिया है 2026 में बंगाल में कमल खिलाने का ऐलान कर दिया है। मैं बताया हम लोग बीजेपी लड़के उसको 26वां हरा दूंगा। देखिए, महाकुंभ में एक महिला को, एक दीदी को मुख्यमंत्री बना के हर हर महादेव माता पार्वती को नमन करते हुए ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। हमारी देश का जनता भारत को पिता नहीं बोलता है, माता बोलता है। ये ट्रस्टेड, लॉयल, आइडियोलॉजिकली बीजेपी का साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ काउंसिलर से लेकर एमएलए तक संघर्ष वाली नेत्री को इतना बड़ा जिम्मेदारी दिल्ली में मिला है। दिल्ली एक स्टेट नहीं है, देश की कैपिटल है। कैपिटल का चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एक महिला हुआ है। ये भारत माता के लिए, सब भारतवासी के लिए आज का दिन गर्व का दिन है। मैं मेरा दिल से नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम और आभार प्रकट करता हूं। ये माता दुर्गा का धरती है बंगाल, माता काली का धरती है। यहाँ काली घाट है, यहाँ दक्षिणेश्वर है। मैं ये धरती से मोदी जी को नमन करता हूं। देश में इस वक्त 2 ही महिला मुख्यमंत्री हैं, बंगाल में ममता हैं और अब दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं। अगले साल बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोदी को लड़ना है, यानी 2026 की पॉलिटिक्स सब महिलाओं के नाम पर होगी। मोदी ने इसीलिए अभी से लीडरशिप ले ली है, अपनी सेना में महिला मुख्यमंत्री की एंट्री करा दी है। केंद्र में सारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अब सर्वांगीण विकास होगा। मैं समझता हूं कि आप देख रहे हैं कि कितना अभूतपूर्व उत्साह है और मुझे लगता है कि ये आज का तारीख जो है दिल्ली का जो आने वाला भविष्य का नया इतिहास है उसकी ये फाउंडेशन वाली तारीख है। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार, उनके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार, जैसे रेखा गुप्ता जी का नाम रेखा गुप्ता है, लेकिन वो दिल्ली की भाग्य रेखा बनेंगी, विकास की रेखा बनेंगी, अविरल निर्मल यमुना मैया के प्रवाह की रेखा बनेंगी। देश की राजधानी में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का असर सिर्फ बंगाल तक नहीं दिखा है, बिहार में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी खुद भागलपुर पहुंचने वाले हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की वजह से रेखा गुप्ता के शपथ समारोह से नदारद रहे, लेकिन बिहार की सियासत के तमाम दिग्गज एक फ्रेम में मोदी के साथ दिखे। इसमें ललन सिंह भी थे, सम्राट चौधरी भी थे, विजय कुमार सिन्हा भी थे और इन तस्वीरों का साइड इफेक्ट बिहार में आरजेडी के खेमे पर दिखने लगा है और इसका सबूत भी कैमरे पर दिखा है। सुनिएगा तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। भाजपा चुनाव जीती है दिल्ली में। जनता ने, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि भाई जनता जो है सरकार बनाती है, चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है। तो भाजपा को मैंडेट मिला। उम्मीद करते हैं कि जो वादे भाजपा के लोगों ने किया है दिल्ली के लोगों से, वो जुमले तक ही केवल जो है सीमित ना रह जाए। अब महिला मुख्यमंत्री बनी है, पहले से भी लोग उनको जानते हैं, एमसीडी में भी लोगों ने उनको देखा है, जगह जगह पर लोगों ने देखा है। अब हमको लगता है कि मुख्यमंत्री का पद एक बड़ा
जिम्मेदार पद है, कम से कम उस जिम्मेदार और गरिमामय पद का गरिमा जरूर रखेंगे। 2025 से आगे की सियासी लड़ाई लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी को यह टीम ना सिर्फ खड़ी करनी थी बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करनी थी। और इसकी भी एक वजह है, मोदी को विरोधियों की युद्ध नीति का अच्छी तरह अंदाजा है। नरेंद्र मोदी को पता है कि उनके दुश्मन 2029 आते आते फिर से साथ आ जाएंगे, बीजेपी को हराने के लिए फिर से पैसा लगाएंगे, अमेरिका से भी पैसे मंगवाएंगे। और अब तो यह बात खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. ट्रंप जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि भारत में मोदी के सियासी दुश्मन उन्हें हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर एंटी मोदी इकोसिस्टम ने 2024 में मोदी को हटाने के लिए 182 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की, तो 2029 आते आते वो ये रकम दोगुनी भी कर सकते हैं। 2029 में डबल पैसा भी खर्च कर सकते हैं। $21 बिलियन भारत के चुनाव को, वोटर टर्नआउट को प्रभावित करने के लिए दिया जा रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये $21 बिलियन किसके लिए जिताने के लिए खर्चा हो रहा था। और राहुल गांधी का कहना कि हम लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है, तो बड़े लोकतांत्रिक देश मदद क्यों नहीं करते। तो ये सीधा लिंकेज है कि जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रही थी। जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो किसी न किसी इतने एनजीओ जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी से अलाइंड हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो लोग मिलकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए काम हो रहा था। तो जनता उनको अगर वोट नहीं देती तो वो षड्यंत्र करके विदेशी पैसा भारत के चुनाव को प्रभावित करने में लगे, ये काम करते हैं। 14 राज्यों में बीजेपी एनडीए का मुख्यमंत्री है और आज बीजेपी के विधायकों की संख्या हाईएस्ट है हिंदुस्तान में, और कांग्रेस पार्टी का जो सिकुड़ता जनाधार है वो और सिकुड़ रहा है। तो ये जो कांग्रेस का हाल है, इस पर और क्या कहा जाए। तो जनता अगर आपको आशीर्वाद नहीं देती, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी आपके कर्मों के कारण, आपकी नीतियों के कारण, जिस तरह आप लोग भारत को कमजोर करने में लगे हैं, उसके कारण। ट्रंप के आए बयान के बाद बीजेपी जिस तरह राहुल और उनकी पार्टी पर विदेशी ताकतों के साथ गठजोड़ का आरोप लगा रही है, और उसी समय राहुल यूपी के रायबरेली में जाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो टेप बजा रहे हैं, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि मोदी के सियासी दुश्मन षड्यंत्र से बाज नहीं आने वाले, नई साजिश रचने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे। आप एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बटा हुआ देश, हिंसा में, नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। किसी परिवार में लड़ाई हो जाती है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे प्रगति हो सकती है।
नरेंद्र मोदी को अब 2025 और उससे आगे सिर्फ यहां वाले सियासी दुश्मनों से नहीं लड़ना है, मोदी को तो बाहर वाली ताकतों से भी लड़ना है। और इस लड़ाई में मोदी की जीत तभी होगी जब उनकी सेना सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल होगी, सबसे विशाल होगी। मोदी ने इसीलिए दिल्ली में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन किया। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अगले 3 साल 21 राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करनी है, अगर 2026 में बंगाल जीतना है, 2027 में यूपी जीतना है और अगर साल 2029 में चौथी बार हिंदुस्तान को लीड करना है, तो टीम खड़ी करनी ही पड़ेगी। मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है, अपना मैसेज भी कन्वे कर दिया है। इस्लामाबाद के दिल में दिल्ली का डर बैठ गया है। मोदी के मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज एक ऐसी बात बताई कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खुल गई कि किसके इशारे पर उसके आतंकवादी नेटवर्क फल फूल रहे हैं, किसके इशारे पर उसे खैरात पर खैरात बट रही थी, और यह भी कि पाकिस्तान साथ साथ वो दूसरा उसके साथ कौन था जिसकी आंख में मोदी कांटे की तरह चुभते थे। मोदी की बढ़ती पावर से कौन सी सुपर पावर परेशान थी और पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान थी, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। This is a total breakthrough. $21 million for India elections. I guess they were trying to get somebody else elected. शहबाज शरीफ और जो बाइडेन, इन दोनों को एक ही शख्स से डर लगता है। दोनों एक ही शख्स को रास्ते से हटाना चाहते थे, और वो शख्सियत है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर 2 कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। पाकिस्तान की बैकबोन होगी तो बेचारा कहीं पे खड़ा होकर बात करेगा ना। मोदी के धुआंधार मैंडेट से पाकिस्तान हैरान था तो अमेरिका भी बहुत परेशान था। वोट किसी और को और सीट किसी और को जाती है, तो ये फर्क है हम में और हिंदुस्तान में। वो इतनी पावर रखते हैं कि वो ये बात कर सकते। दुनिया ये बात मानती है कि जो इंडिया वो एक राइजिंग पावर है। इंडिया तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए, और वो कामयाब भी हो जाता है। मोदी मुसलमानों के करीब तो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी तकलीफ। हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे। ये एकदम से पीएम मोदी जो हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है। कि लोग अपनी सिग्निफिकेंस तो बताते हैं, अपना वजन तो डालते हैं, साढ़े लीडर के बोलते नहीं है आपस में। हमारे जो पार्लियामेंट है उनमें खड़े होकर हमारे जो हुक्मरान है ये बात कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतरीन है, तो हमें तारीफ करने पे हम मजबूर हैं। जो बाइडेन, अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति, भारत में मोदी की जगह किसी और को जिताना चाहते थे। ये कहने वाले कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति। अमेरिकी खजाने से भारत के चुनावों के लिए $21 मिलियन यानी करीब करीब 182 करोड़ रुपए भेजे जाने की कहानी पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया की हेडलाइन बनी है, और अब तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जुबानी इस पर मुहर लगा दी है कि ये महज कहानी नहीं बल्कि वो साजिश है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के चुनावों में अमेरिका में बैठकर बुनी गई, क्योंकि उस वक्त की अमेरिका सरकार मोदी के तीसरे टर्म के खौफ में थी और मोदी की जगह किसी और को भारत की सत्ता में लाना चाहती थी। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for
$2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, कमर जावेद बाजवा और आसिम मुनीर, ये सब पाकिस्तान की सत्ता के वो चेहरे हैं जो मोदी के 2 टर्म के दौरान पाकिस्तान के आका बने रहे और हर दिन मोदी के नाम पर कांपते रहे, मोदी को पानी पी पी कर कोसते रहे। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इन्हीं की कतार में दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ गया, वो जिसे हम ना सेस्मिक शिफ्ट आ गई है। टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिल गई हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो $21 मिलियन पिछली हुकूमत इंडिया को देना चाहती थी ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए, इट मींस कि पिछली गवर्नमेंट यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी को रिमूव करना चाहती थी। वो चाहते थे कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हलचल हो इंडिया में, और मोदी जो है वो 10 साल का जो रूल है उसका वो ये इंडियंस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और अब डोनाल्ड इंडिया के लिए तो ये बात और बड़ी आसान हो गई। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन बाइडेन सरकार आने के बाद 2022 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। तमाम धोखों के बावजूद बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को 2023 में मदद दोगुनी करके $42 मिलियन दिए और जाते जाते भी 2024 में पाकिस्तान को $101 मिलियन की मदद का प्रस्ताव लेकर आए थे। यानी आतंक के खिलाफ मोदी और ट्रंप तो एक पेज पर थे, लेकिन बाइडेन का दिल आतंक के गढ़ पाकिस्तान में रमा हुआ था। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस है उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019, और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया, और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर 2 कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय, और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है। मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। जो बाइडेन की तरह ही 2024 का चुनाव भी इतिहास की बात हो गई है। मोदी तीसरे टर्म में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इसी 8 फरवरी को मोदी ने दिल्ली में भगवा का 27 साल का सूखा खत्म किया, पूर्ण बहुमत के साथ अपनी पार्टी को जीत दिलाई, और कमाल देखिए कि ठीक इसी दिन यानी 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान काला दिवस मनाते हुए सड़कों पर उतरा था, क्योंकि 8 फरवरी को ही ठीक 1 साल पहले पाकिस्तानियों के वोटों पर डाका डालकर फौज ने शरीफ खानदान को चोरी का बहुमत दिलाया था। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद है, वो अपने 140 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया और यूएस के दरमियान जो बायलैटरल टाइज हैं वो आगे क्यों बढ़ रही हैं? मजबूत डेमोक्रेसी उसमें बड़ी बुनियादी रोल ये चीज प्ले कर रही है। सबसे बड़ी बात कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहते हैं कि एक ही दफा होंगे, वोट किसी और को और सीट किसी और को जाती है। तो ये फर्क है हम में और हिंदुस्तान में। हम अगर अमेरिका से बात करते हैं, हम अगर किसी और से बात करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि इनको ये हारे हुए थे और इनको जिताया गया है।
जो डर अमेरिकी डीप स्टेट को था, वही डर शहबाज शरीफ को भी था, बल्कि अभी भी है कि मोदी तीसरे टर्म में आते हैं तो ना किसी सुपर पावर की दादागिरी चलेगी, ना किसी आतंकी नेटवर्क की धौंस चलेगी। खुद मोदी को भी अंदाजा था कि उनके मैंडेट से डरकर साजिशें बुनी जा रही हैं और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इसका साफ इशारा भी दे दिया था। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में चंद रोज पहले की तस्वीर देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले पाकिस्तान ने इस स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाया था, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ अपने फैसले पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाए और गद्दाफी स्टेडियम में तिरंगा झंडा शान से लहराने लगा। शहबाज शरीफ झंडों की सांकेतिक लड़ाई में ही फंसे रह गए और मोदी ने इस्लामिक दुनिया से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने वाला मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। खाड़ी के सबसे अहम देशों सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कुवैत के साथ साथ अब कतर भी भारत के पाले में है। चारों देशों के साथ भारत के रिश्तों का रणनीतिक दर्जा पहले ही है, अब कतर के साथ रिश्तों को भी रणनीतिक दर्जा दे दिया गया है। अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं, तो जी उसको देखते हुए लगता तो कुछ उल्टा ही है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन खैर ये बातें तो हम किया ही करते हैं, लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खास तौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। यानी कि ये एकदम से पीएम मोदी जो हैं उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है, ऐसा कौन सी जादू की झप्पियां वो दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूर एक फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। वो इसलिए नहीं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत से मिल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें गल्फ कंट्रीज बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं हमसे, यूरोपियन या अमेरिका या बाकी कंट्रीज तो छोड़ ही दीजिए। जितनी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें ओआईसी के मेंबर्स जो हम बने बैठे हैं कि जी ओआईसी मेंबर्स में सिर्फ एक हम ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम यही बात बता बता कर हमारा गला सूख गया है, लेकिन कोई कंट्री इंप्रेस ही नहीं हो रही। मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो भारत को मिडिल ईस्ट होते हुए सीधे यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में ना पाकिस्तान है ना उसका परम मित्र टर्की। नई दिल्ली में हुई G20 बैठक में मोदी की इस पहल पर अमेरिकी डीप स्टेट भी उतना ही परेशान था जितना पाकिस्तान। जाहिर है डीप स्टेट के उकसाने पर ही टर्की ने इस कॉरिडोर का विरोध किया था। जब इंडिया ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस कराया तो टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, और उन्होंने कहा ये कॉरिडोर कामयाब नहीं हो सकता, टर्की को बीच में डालो। यूरोप इंडिया मिडिल ईस्ट टर्की को डालें या ना डालें ये अलग बात है, लेकिन लोग अपनी सिग्निफिकेंस तो बताते हैं, अपना वजन तो डालते हैं। साढ़े लीडर तो बोलते नहीं है आपस में। चीमा साहब मुझे चीमा साहब हमारे पास लीडर है ही कोई नहीं। मोदी साहब को इस तरह द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट और आपके आसपास सारा इंडियन इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। इंडिया इज वे अहेड इन डिप्लोमेसी और हर चीज। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी किताबें पढ़ ली, उन्होंने रिसर्च कर ली उनकी पर्सनैलिटी पे। ट्रंप खुद अपने चुनाव प्रचार में अपने ही डीप स्टेट के खिलाफ कैंपेन करके जीते। एक अंतराल के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का कारनामा करने वाले अमेरिकी इतिहास के दूसरे शख्स बने और मोदी तो भारत में 3 लगातार कार्यकाल पूरा करके इतिहास बनाने के रास्ते पर हैं। डेमोक्रेसी की इसी ताकत ने मोदी और ट्रंप को पक्का दोस्त बनाया है, तो यही ताकत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डराती है।
ट्रम्प वाद में जो कहता है अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, अगर ट्रम्प की हुकूमत कह रही है कि इनफ, बहुत ड्रामा हो गया, तो आप समझ जाएं कि चीज़ें कितनी उल्टी हैं। 2 डिफरेंट सफारत खाने इन चोरों के पास आए हैं पिछले 2 महीनों में और ये कहा है कि अपने आप को सॉर्ट आउट करो, खान से मामला ठीक करो, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। देख लो कि पाकिस्तान इस वक्त किस डूबते हुए नहर से गुजर रहा है। हम तबाह होने वाले हैं खुदा ना खास्ता इन चोरों की वजह। नाउ वीव टेकन द पावर, वी द पीपल। बहुत शराफत दिखा दी, बहुत इज्जत कर ली, बहुत प्यार कर लिया, अब इंसाफ का टाइम है। जो अमेरिका है, इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। अब वो आपको मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिजिकली तौर पे उनको कमज़ोर नज़र नहीं आती, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे।